मित्रों, एक यंग डायबिटिक किसी भी अच्छे से अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट के लिए भी एक नाइटमेयर होता है। किसी भी यंग डायबिटिक में यह पूर्ण विश्वास से कहना कि वह टाइप 1 डायबिटिक है या टाइप 2 डायबिटिक, वह डायबिटीज़ की किस स्टेज में है, यह कई बार बहुत मुश्किल होता है। आइए कुछ उदाहरणों से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी जो हमें इस डिस्टिंक्शन में मदद कर सकें। हमारा फर्स्ट केस एक यंग फीमेल है जो सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया और 4+ कीटोन्यूरिया के साथ अनकॉन्शियस स्टेट में दिखाने आई। तो जब इस स्थिति में उसकी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की डायग्नोसिस के साथ उसे एडमिट किया गया और उसको इंसुलिन इन्फ्यूज़न आरंभ किया गया। 2-3-4 दिनों में वह ठीक प्रकार से रिकवर करके और इंसुलिन थेरेपी के साथ वह गई। फॉलोअप में हमने देखा कि इंसुलिन डोजेज उसकी ग्रेजुअली कम होती गई और कुछ समय के लिए यह बंद भी हो गई, परंतु इसके बाद यह पेशेंट फॉलोअप में नहीं आई और कुछ महीनों के बाद यह दोबारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ प्रेजेंट की। एक दूसरा केस जो कि एक थोड़ा बड़ी 21 ईयर ओल्ड फीमेल जिसका लेवल ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया भी उतना ज़्यादा नहीं था और जिसमें कीटोन्यूरिया भी नहीं मिल रहा था। वह जब दिखाने आई तो माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया और नो कीटोन्यूरिया और रीजनेबली 21 ईयर्स की एज देखते हुए उसको टाइप 2 डायबिटीज़ मान के ट्रीट किया गया। इनिशियली वो ग्लिमिप्राइड पर रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा कि यूग्लाइसीमिया अचीव कर लिया गया, लेकिन कुछ समय बाद जब वो दोबारा आई तो यह देखा गया उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स दोबारा बढ़ रहे हैं। ग्लिमिप्राइड की डोज बढ़ा दी गई, वह दोबारा कंट्रोल हो गई। ऐसे करते करते ग्लिमिप्राइड की डोज को 4 मिलीग्राम पर डे तक बढ़ा दिया गया। परंतु हम देखते हैं कि 3 इयर्स ऑफ डायग्नोसिस के बाद वो 4 मिलीग्राम ग्लिमिप्राइड के ऊपर फिर दोबारा 237 और 313 मिलीग्राम % के हाइपरग्लाइसीमिया के साथ वो प्रेजेंट कर रही है और अब उसके यूरिन में कीटोन्स भी अपीयर होने आरंभ हो गए। तो यह यंग डायबिटिक पहले डायबिटिक से काफ़ी डिफरेंट थी और इसका कोर्स भी काफ़ी डिफरेंट रहा। एक तीसरा केस देखते हैं। 18 ईयर ओल्ड मेल जो मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया और 1+ कीटोन्यूरिया के साथ दिखाने आया। तो हाइपरग्लाइसीमिया, कीटोन्यूरिया ये देखते हुए उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की लाइंस पे ट्रीट किया गया। डिस्चार्ज करते समय ये बताया गया कि आप लाइफ लॉन्ग आपको इंसुलिन सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी और आप इसको बंद नहीं करेंगे, परंतु जैसा होता है लोगों ने समझा के उसकी इंसुलिन बंद करा दी और कुछ ओरल टैबलेट शुरू करा दी। अब जब वो 6 महीने बाद किसी वजह से दिखाने आया तो वह ओरल टैबलेट्स ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन पे भली भांति सेटल्ड था और ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल यूग्लाइसीमिया के साथ में वो आया। तो इस प्रकार यह व्यक्ति, यह बच्चा मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया कीटोन्यूरिया होते हुए भी यह 6 महीने बाद ओरल मेडिसिन पे वेल कंट्रोल स्थिति में मिला। तो यह भी पहले दोनों डायबिटिक से बिल्कुल डिफरेंट निकला। एक और केस समझते हैं। 20 ईयर ओल्ड फीमेल जिसको माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया थी, कीटोन्स यूरिन में एब्सेंट थे, उसको मेटफॉर्मिन स्टार्ट की गई और मेटफॉर्मिन पे वो ठीक प्रकार से मैनेज भी होता गया। यूरिनरी कीटोन्स भी देखे जाते रहे, वह भी नेगेटिव रहे। कुछ समय बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़ने आरंभ हुए तो मेटफॉर्मिन की डोजेस बढ़ाई गई, फिर उसमें ग्लिमिप्राइड ऐड की गई। लेकिन ग्रेजुअली आप देखिए कि 8 साल की डायबिटीज़ के बाद भी यह बच्चा मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड पे भली भांति कंट्रोल चलता रहा। तो यह भी पिछले 3 केसेस से बिल्कुल डिफरेंट था। तो मित्रों, हमने इन केसेस से क्या सीखा? यंग डायबिटिक्स वास्तव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सब मिलते जुलते एक ही तरह के प्रेजेंटेशंस के साथ में आते हैं, परंतु इनका फ्यूचर कोर्स बिल्कुल अलग हो सकता है। पहली बार पहचानने में कई बार यह संभव नहीं होता कि हम उसको क्लियर कट डिमार्केशन कर सकें कि यह टाइप 1 डायबिटिक है, यह टाइप 2 डायबिटिक है या यह किसी बीच की अवस्था में किसी और तरह से है। तो आज हम इस प्रेजेंटेशन में
यही सीखने की कोशिश करेंगे कि इन मिलते जुलते यंग डायबिटिक्स को डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए। वास्तव में हम यह जानते हैं कि बीटा सेल मास कभी एक जैसा नहीं रहता। बीटा सेल्स लगातार न्यू फॉर्मेशंस होती रहती हैं। जो नई सेल्स हैं वो रेप्लिकेट कर करके और सेल्स बनाती रहती हैं, और एनवायरमेंटल प्रोसेसेस के कारण से, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से और ऑटोइम्यून प्रोसेसेस के कारण से ये बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होके, अपोप्टोसिस होके, एज के कारण से वो बीटा सेल मास कम भी होता रहता है। तो न्यू फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन इसको बढ़ाते हैं, एपोप्टोसिस इंजरी और इम्यूनोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन इसे घटाते हैं। यही दोनों प्रोसेसेस का जो कॉम्बिनेशन है वह यह डिसाइड करता है कि बीटा सेल मास कितनी रहेंगी। तो इन्हीं प्रोसेसेस कॉम्बिनेशन से हम ये देख रहे हैं कि टाइप 1 डायबिटिक्स भी जब ऑटोइम्यून प्रोसेस आरंभ होता है तो ग्रेजुअली उनका बीटा सेल मास कम होता जाता है और अल्टीमेटली वह बीटा सेल नील होकर इंसुलिन डेफिशिएंट डायबिटिक्स के रूप में सामने आते हैं। और यही कार्य टाइप 2 डायबिटिक्स के साथ भी होता है, जो प्रारंभ में बीटा सेल मास उनका अच्छा खासा होने के बाद भी डायग्नोसिस के समय तक 50% कम हो चुका होता है और डायग्नोसिस के बाद भी 5 to 7% पर ईयर के हिसाब से कम होते होते अल्टीमेटली ये भी इंसुलिन डेफिशिएंट स्टेट तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार टाइप 1 डायबिटिक हो या टाइप 2 डायबिटिक, यह दोनों ही समय के साथ साथ बीटा सेल्स को खोते रहते हैं। तो हमारे लिए बीटा सेल्स एक बहुत महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है, एक नेचुरल रिजर्व है, जिसको हमें हर तरह से बचाने का प्रयास करना चाहिए। इस बीटा सेल रिजर्व को और बीटा सेल मास को पहचानने का तरीका सी पेप्टाइड से होता है। ये सी पेप्टाइड हम समझ चुके हैं कि एक प्री प्रो इंसुलिन की मॉडिफिकेशन से प्रो इंसुलिन और प्रो इंसुलिन से इंसुलिन का निर्माण होता है। प्रो इंसुलिन जब ब्रेक होता है तो वो एक इंसुलिन और एक सी पेप्टाइड मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है। तो सी पेप्टाइड इंसुलिन के बराबर इक्विमोलर क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस होते हैं। अब हम इंसुलिन की जगह सी पेप्टाइड के मेजरमेंट को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि सर्वप्रथम सी पेप्टाइड का मेटाबॉलिक क्लियरेंस किडनी से और लिवर से, इन दोनों से इंसुलिन की अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। इसके कारण से सी पेप्टाइड की हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, जिससे उसके लेवल्स ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करके एक जैसे बने रहते हैं। वेरिएबिलिटी कम होती है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ज़्यादा होती है। सी पेप्टाइड के मॉडर्न एसेज प्रो इंसुलिन और एक्सोजेनस इंसुलिन से भी प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार सी पेप्टाइड एक आइडियल पैरामीटर हो सकता है बीटा सेल मास को पहचानने का। तो यदि इसी सी पेप्टाइड को हम एस्टिमेट करते अपने इन केसेस में, तो हम आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम उनके डिस्टिंक्शन में यह सी पेप्टाइड लेवल कितना प्रभावी हो सकता था। जो हमारी फर्स्ट केस थी 11 ईयर फीमेल, सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया, सीवियर कीटोन्यूरिया, अनकॉन्शियस टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ DKA, जो कि इंसुलिन पे कंट्रोल हुई, इंसुलिन विड्रॉ करने के बाद दोबारा DKA में लैंड अप कर गई। यह केस जब हमने सी पेप्टाइड लेवल्स अगर इसके हमने देखे तो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट प्रेजेंटेशन भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे, मिनिमम लेवल पे थे, और जब दोबारा ये DKA में आई तब भी सी पेप्टाइड लेवल हमारे काफ़ी कम थे। अब जब ये फॉलोअप में हमने इसका सी पेप्टाइड मेज़र किया तब भी हमको सी पेप्टाइड लेवल नेग्लिजिबल मिनिमम लेवल पे ही मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि यह गर्ल फर्स्ट प्रेजेंटेशन, सेकेंड प्रेजेंटेशन, फॉलोअप में ऑलमोस्ट बीटा सेल डेफिशिएंट स्टेट में ही थी। तो मोस्ट प्रोबेबली यह टाइप 1 डायबिटीज़ ही है। हमारा केस 2 जो कि 21 ईयर ओल्ड फीमेल थी, रिलेटिवली माइल्डर हाइपरग्लाइसीमिया था, कीटोन्यूरिया नहीं था, जिसको टाइप 2 मान के ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोजेज ऑफ सल्फोनिलूरियाज पे ट्रीट किया गया, लेकिन उसका हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ता गया और अल्टीमेटली 3 इयर्स के बाद वो हाफ मैक्सिमल डोजेज ऑफ ग्लिमिपराइड पर सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया और कीटोन्यूरिया के साथ प्रेजेंट हुई। तो इस लेडी का जब इनिशियल सी पेप्टाइड लेवल अगर हमने देखा तो दैट वाज 2.2 नैनोमोल पर लीटर। इसका मतलब
फर्स्ट प्रेजेंटेशन में उसका बीटा सेल मास काफ़ी सिग्निफिकेंट बचा हुआ था, लेकिन 3 इयर्स के बाद जब हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो वह 2.2 से घटता घटता 0.5 नैनोमोल पर लीटर आ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि इस 3 सालों में उसका बीटा सेल मास जो पहले सिग्निफिकेंट था, जिसके कारण से वो ओरल सल्फोनिलूरियाज को रिस्पॉन्ड कर रही थी, अब घटते घटते वो हमारा लोअर लेवल के पास पहुंच गया। इसका मतलब इस 3 सालों में उसके बीटा सेल मास में काफ़ी कमी आई है, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से हुआ है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इतना तेज़ी से नहीं होता। यह प्रॉपर्टी है लेट ऑनसेट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट की, जिसमें इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस टाइप 1 डायबिटीज़ के भांति ही होता है, लेकिन लेट ऑनसेट, लेट एज पे वो मैनिफेस्ट करता है। नंबर 2, ऑटो इम्यूनिटी इसकी माइल्डर होती है, तो उसमें बीटा सेल डिस्ट्रक्शन इतना सिग्निफिकेंट और इतना तेज़ी से एक्यूट रिस्पॉन्स नहीं देता, इसलिए 3 साल में धीरे धीरे वो बीटा सेल्स को डैमेज करता करता अल्टीमेटली बीटा सेल डेफिशिएंसी उसने प्रोड्यूस की। तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ लाडा और लेट ऑनसेट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट, परंतु यह लेवल करने के पहले हमें इसमें ऑटो इम्यूनिटी डिमॉन्स्ट्रेट करनी होगी। और अनफॉर्चुनेटली 3 साल की डायबिटीज़ के बाद अब हमारे इस पेशेंट के ब्लड में हमें वो एंटीबॉडीज़ लेवल नहीं मिलेंगे, तो प्रोबेबली यह डायग्नोसिस इस फैक्ट पे, इस ऑटो इम्यून प्रोसेस को डिमॉन्स्ट्रेट किए बिना ही हमें इसकी नेचुरल हिस्ट्री के आधार पर बनानी होगी। अब अपने केस 3 को समझते हैं, जो कि एक 18 ईयर ओल्ड मेल था, सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया, माइल्ड कीटोन्यूरिया, लेकिन माइल्ड कीटोन्यूरिया होते हुए भी उसको DKA की लाइन पे मैनेज किया गया, इंसुलिन थेरेपी दी गई, परंतु आश्चर्यजनक रूप से जब इंसुलिन थेरेपी विड्रॉ करने के बाद यह बच्चा ओरल ड्रग्स पे कंट्रोल हो गया। अब अगर हम इसके सी पेप्टाइड लेवल्स पे नजर डालें तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन पे इसकी सी पेप्टाइड लेवल्स काफ़ी डिप्रेस्ड थे, 0.6 नैनोमोल पर लीटर, लेकिन जब ये 6 मंथ्स के बाद दिखाने आया तब सी पेप्टाइड लेवल पहले से बढ़े हुए थे। यह कैसे हुआ? सी पेप्टाइड लेवल्स ज़्यादा थे, बीटा सेल्स ज़्यादा थी, डिस्ट्रॉय होते होते वो कम हो गई, यह तो समझ में आता है, लेकिन पहले सी पेप्टाइड लेवल कम था, बाद में बढ़ गया, यह कैसे हुआ? वास्तव में यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब कभी भी ग्लूकोज लेवल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो यह ग्लूकोज स्वयं बीटा सेल्स को डिप्रेस कर देता है और इस प्रोसेस को ग्लूकोटॉक्सिसिटी कहते हैं। तो जब कभी भी कोई भी पेशेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया के साथ आता है, उस समय उस हाइपरग्लाइसीमिया के कारण से बीटा सेल्स सप्रेस हो जाती हैं। तो इस हाइपरग्लाइसीमिया बिगेट्स हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया को और बढ़ाता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया इटसेल्फ बीटा सेल्स के लिए टॉक्सिक है, जिसको ग्लूकोटॉक्सिसिटी कहते हैं। तो जब ये बच्चा पहली बार दिखाने आया था तो उसके ग्लूकोज लेवल्स काफ़ी बढ़े हुए थे, जो बीटा सेल्स को सप्रेस कर रहे थे, जिसके कारण से उसका इनिशियल सी पेप्टाइड लेवल कम था, लेकिन जब उसको अच्छी तरह से मैनेज किया गया तो ग्लूकोटॉक्सिसिटी से बीटा सेल्स रिवाइव कर गई और बाद में उसका इन फॉलोअप सी पेप्टाइड लेवल्स हमको सिग्निफिकेंटली नॉर्मल लेवल्स में मिले। तो इस प्रकार यह बच्चा टाइप 2 डायबिटीज़ का केस हुआ, जिसमें बीटा सेल रिजर्व्स काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं और इसीलिए वह ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक मेडिसिन को रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। अब अपने केस 4 को समझते हैं। 20 ईयर ओल्ड मेल, माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, नो कीटोन्यूरिया, जिसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन पर रखा गया और उस पर ही यह कई सालों बाद भी अच्छा प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करता रहा। इसकी सी पेप्टाइड लेवल्स पहले काफ़ी सिग्निफिकेंट 5.7 नैनोमोल पर लीटर थे और फॉलोअप में भी हमने देखा वह काफ़ी सिग्निफिकेंट अभी 4.3 नैनोमोल पर लीटर बने हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले भी क्योंकि माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया था इसलिए ग्लूकोटॉक्सिसिटी नहीं थी, बीटा सेल्स पहले भी डिप्रेस नहीं थी, सी पेप्टाइड लेवल ठीक था। अब इतने सालों में सी पेप्टाइड लेवल थोड़ा गिरता गिरता 5.7 से 4.3 तक तो पहुंच गया, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट बीटा सेल मास प्रेजेंट है, इसीलिए वह ओरल मेडिसिन को
प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो यह भी केस एक टाइप 2 डायबिटीज़ का ही हुआ। तो आइए समझते हैं कि इन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक्स को डिफ्रेंशिएट किस किस बिना पे किया जा सकता है। यदि हम 3 इन्वेस्टिगेशंस को कंसीडर करें, यूरिनरी कीटोन और एंटीबॉडीज और सी पेप्टाइड, तो हम देखेंगे टाइप 1 डायबिटिक्स तो सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया के साथ आते हैं। उनमें कीटोन्यूरिया भी 3+, 4+ की स्टेज पे होता है। लेकिन जो हमारे टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, अधिकांश उनमें अगर कीटोन्यूरिया होता भी है किसी स्ट्रेस, किसी इन्फेक्शन के कारण से, तो वह नेग्लिजिबल या 1+, मैक्सिमम 2+ तक होता है। एंटीबॉडीज़, हम जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ में एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं, लेकिन यह उसके ऑनसेट के कुछ समय तक 6 मंथ्स के अराउंड ही मिलती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में ये एंटीबॉडीज़ मोस्टली नहीं होती, कुछ एनेक्डोटल केसेस में ये एंटीबॉडीज़ कभी कभी पाई जा सकती हैं, जो कि नॉन सिग्निफिकेंट होती है। तीसरा महत्वपूर्ण टेस्ट है सी पेप्टाइड, जो हमने देखा टाइप 1 डायबिटिक्स में यूजुअली काफ़ी सप्रेस्ड होता है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स सी पेप्टाइड, नेग्लिजिबल सी पेप्टाइड लेवल्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटिक्स में क्लासिकली यह या तो नॉर्मल होता है या एलिवेटेड भी हो सकता है, जो कि एक हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस का फीचर है। तो सी पेप्टाइड के विषय में टाइप 2 डायबिटीज़ में एक विशेष बात पर ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि टाइप 2 डायबिटिक्स की में सी पेप्टाइड लेवल्स का जो फॉल होता है वो टाइप 1 के मुकाबले बहुत धीरे होता है, इसलिए काफ़ी समय तक ये नॉर्मल या हाई लेवल पर भी हो सकते हैं। लेकिन जब कभी भी सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो ग्लूकोटॉक्सिटी के कारण से ये सी पेप्टाइड टेम्पोरली फॉल कर जाएंगे और इफेक्टिव थेरेपी से ग्लाइसेमिक लेवल्स सप्रेस हो जाने से ये सी पेप्टाइड लेवल दोबारा अपने प्रीवियस वैल्यूज पे आ सकता है। इसीलिए यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब हमें सी पेप्टाइड लेवल्स को मेज़र करना है तब हम सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में नहीं करेंगे। जब पेशेंट नियर नॉर्मोग्लाइसेमिक कंडीशन में हो, सी पेप्टाइड का एस्टिमेशन उस समय ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जो कि रिकमेंड किया गया है 70 to 200 मिलीग्राम% के बीच में जब ग्लाइसेमिक कंट्रोल अचीव किया जा चुका हो तब सी पेप्टाइड के लेवल्स को चेक करना चाहिए। यह बात तो हुई फास्टिंग या बेसल सी पेप्टाइड लेवल की। कभी कभी हम पैंक्रियास में थोड़ी भी इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी है या नहीं, यह जानने के लिए पैंक्रियास को स्टिमुलेट करके उसमें से इंसुलिन सिक्रीशन कराते हैं और तब सी पेप्टाइड मेज़र करते हैं। यह स्टिमुलेटेड सी पेप्टाइड हमारा कई स्टिमुलस के द्वारा हो सकता है, जिसमें सबसे प्रामाणिक है ग्लूकोगॉन के द्वारा। तो ग्लूकोगॉन का 1 मिलीग्राम IV बोलस देने के बाद 6 मिनट्स पे अगर हम सी पेप्टाइड लेवल्स देखते हैं तो ये सी पेप्टाइड लेवल्स हमें टाइप 1, टाइप 2 डायबिटिक्स में डिफ्रेंशिएट करने में यह भी मदद कर सकता है। अगर स्टिमुलेशन के बाद भी सी पेप्टाइड लेवल कम है तो इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। उसके बाद रीजनेबल सी पेप्टाइड लेवल्स 1 to 4 नैनोमोल पर लीटर के बीच में बने हुए हैं तो या तो नॉर्मल है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। और अगर सी पेप्टाइड लेवल्स हायर हैं तो यह ओबीस टाइप 2 डायबिटिक्स या नॉन डायबिटिक ओबेसिटी का लक्षण माना जाता है। याद रहे, सी पेप्टाइड एक सेंसिटिव हार्मोन है और यह हीट लेबाइल है, इसलिए जब कभी भी हम सी पेप्टाइड का एस्टिमेशन कराना हो तो हम सैंपल ड्रॉ करके उसको 1 घंटे के अंदर ही उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करके उसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर भी करना होता है और इसी पर ट्रांसपोर्ट भी करना होता है और उससे 1 महीने के अंदर हमको सी पेप्टाइड एस्टिमेशन करा लेना चाहिए। अदरवाइज़ पुराने सैंपल में इसकी रिएक्टिविटी और इसका असेसमेंट बहुत अच्छा नहीं रह जाता। तो इस प्रकार यदि सी पेप्टाइड को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको एक बार रिवाइज करें तो हमने जाना कि जितनी भी हमने यंग डायबिटिक्स देखे, यंग डायबिटिक्स जिसमें ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन,
इसमें यह डिस्टिंग्विश करने के लिए कि वो टाइप 1 डायबिटिक है या टाइप 2 डायबिटिक। उनमें इंसुलिन रिजर्व कितना है, वो अभी इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी बची है या वो ख़त्म हो चुकी, यह जानने के लिए हम इसको हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में चेक कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट्स कुछ हाइपोग्लाइसीमिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, वो डायबिटिक नहीं है, वो हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आ रहे हैं। अब हमें ये देखने के लिए कि वह हाइपोग्लाइसीमिया कहीं किसी इंसुलिन सिक्रेटिंग ट्यूमर के कारण से तो नहीं है। ऐसे केसेस में हम सी पेप्टाइड एस्टिमेशन कराते हैं, और यदि वह बहुत अधिक बढ़ा हो तो यह इंसुलिनोमा का इंडिकेटर हो सकता है। तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशंस में यह जानने के लिए कि वह टाइप 1 है, टाइप 2 है, इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी कितनी है। हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस में यह देखने के लिए कि इंसुलिन का एबनॉर्मल सिक्रीशन, एबनॉर्मल प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा जैसे कि इंसुलिनोमा में। और कभी कभी रिसर्च टूल में यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किसी ओबीज इंडिविजुअल में नॉर्मोग्लाइसेमिक सिचुएशंस में भी इसको हम मेज़र करते हैं, जहाँ पे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की सीवियरिटी को बताता है। तो इस प्रकार मित्रों, हमने ये जाना कि यंग डायबिटिक्स को प्रॉपरली क्लासिफाई करना कई बार एक सेटिंग में संभव नहीं हो पाता, इसके लिए हमें उसको फॉलो की आवश्यकता पड़ती है। सी पेप्टाइड इस डिस्टिंक्शन में सबसे अच्छा मदद कर सकता है, और इंसुलिन एंटीबॉडीज और यूरिनरी कीटोन्स और HLA लिंकेज यह इसकी डायग्नोसिस और इस डिस्टिंक्शन में हमारी काफ़ी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।